नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेक्चर नोट्स हैं और आज हम इनमें से एक ऐसे विषय की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में कहें तो डीपीएसपी। नमस्कार। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये वो वादे हैं जो भारत ने खुद से किए थे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इन नोट्स के जरिए ये समझना है कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या, और इससे भी जरूरी सवाल, ये संविधान में क्यों है, खासकर तब जब इनमें लिखी ज्यादातर बातें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं की जा सकती। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में ये डीपीएसपी हैं क्या? देखिए, इन्हें आप आजाद भारत के लिए बनाया गया एक विजन डॉक्यूमेंट समझ सकती हैं, या कह लीजिए सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट। संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों को कहा, देखो हम तुम्हें एक देश सौंप रहे हैं, अब तुम्हारा काम है कि इसे एक ऐसा कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाओ जहां हर किसी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। ये सिद्धांत उसी लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, एक टू डू लिस्ट, इस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी, सबके लिए मौके। लेकिन यहीं पर वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है। इन नोट्स में साफ साफ लिखा है कि ये नॉन जस्टिसेबल है। अगर सरकार अपनी ये टू डू लिस्ट पूरी नहीं करती तो मैं या कोई भी नागरिक कोर्ट जाके ये नहीं कह सकता कि सरकार को ये काम करने पर मजबूर किया जाए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बिना गारंटी वाले वादे हो गए। और यही सवाल इस पूरे टॉपिक का दिल है। इस पहेली को समझने के लिए हमें 1947 के भारत में वापस जाना होगा। सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है, बंटवारे का जख्म है, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है और करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। उस वक्त अगर संविधान ये कह देता कि हर नागरिक को नौकरी पाने का कानूनी अधिकार है, या देश के हर नागरिक को बराबर की संपत्ति मिलेगी, और इसे कानूनी तौर पर लागू कर देता, तो सरकार के पास इसे पूरा करने के लिए न तो पैसे थे न ही इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तो पहले दिन ही फेल हो जाती। एग्जैक्टली। ये एक प्रैक्टिकल फैसला था। संविधान बनाने वाले विजनरी थे, लेकिन वो जानते थे कि ये सारे महान लक्ष्य एक रात में हासिल नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने इन्हें कानूनी बाध्यता बनाने के बजाय एक नैतिक बाध्यता, एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनाया। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत हैं। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं जो हमेशा सही दिशा दिखाते रहेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड का आधार है, जिसे जज नहीं बल्कि देश की जनता चेक करती है हर 5 साल में चुनावों के समय। आपने बिल्कुल सही नोज पकड़ी है। असली अदालत जनता की अदालत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इन सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के वादे करती हैं, तो ये चुनावी राजनीति को भी एक दिशा देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार भारत का अपना नहीं है। ये प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, जिसने खुद इसे स्पेन से लिया था। तो ये ग्लोबल आइडिया है जिसे भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों है, तो चलिए देखते हैं कि इस टू डू लिस्ट में क्या है। इसे समझने का एक आसान तरीका है इन्हें 3 श्रेणियों में बांटकर देखना। एक मजेदार फॉर्मूला है SGL रूल। हाँ, ये SGL रूल संविधान में नहीं लिखा है, पर इसे समझने के लिए ये बहुत काम का है। S का मतलब है सोशलिस्टिक यानी समाजवादी, G है गांधीयन यानी गांधीवादी, और L है लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए पहले S यानी समाजवादी सिद्धांतों से शुरू करते हैं। इनका फोकस क्या है? इनका सीधा सीधा मकसद है आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना। इसमें बातें हैं जैसे देश के संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, न कि कुछ लोगों के हाथों में दौलत इकट्ठी हो जाए। और इसी में वो मशहूर सिद्धांत भी आता है, समान काम के लिए समान वेतन। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। समान काम के लिए समान वेतन एक समाजवादी सिद्धांत है, तो फिर आज भी भारत में जेंडर पे गैप इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या इस सिद्धांत के नॉन जस्टिसेबल होने का इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल है। अगर ये एक मौलिक अधिकार होता तो कोई भी महिला कोर्ट जाकर इसे सीधे लागू करवा सकती थी, लेकिन DSPC होने के बावजूद इसका असर जबरदस्त रहा है।
इसी सिद्धांत ने संसद को इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 जैसे कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है मनरेगा, MGNREGA। काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क भी एक समाजवादी DSPC है। मनरेगा उसी संवैधानिक सपने को हकीकत में बदलने की एक ठोस कोशिश है। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे एक DSPC जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसने एक थ्योरेटिकल आइडिया को बिल्कुल रियल बना दिया। अब आते हैं जी यानी गांधीवादी सिद्धांतों पर। नाम से ही जाहिर है कि ये महात्मा गांधी के भारत के सपने से जुड़े हैं। हाँ, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए इन सिद्धांतों का जोर ग्राम स्वराज पर है। सबसे अहम है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें मजबूत बनाना, ताकि शासन में आम आदमी की भागीदारी हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, वो इसी गांधीवादी DSP को पूरा करने के लिए थे? बिल्कुल। वो संशोधन इन गांधीवादी सिद्धांतों की सबसे बड़ी जीतों में से एक हैं। उन्होंने सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पदार्थों पर रोक और गाय जैसे दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात भी गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जिंदा दस्तावेज है, जो आधुनिक सोच के साथ साथ भारत की जमीनी हकीकत को भी समझता है। और अब तीसरा L यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये किन विचारों की बात करते हैं? ये सिद्धांत एक आधुनिक, तार्किक और प्रगतिशील समाज की नींव रखते हैं। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सिद्धांत हैं, जिन पर आज भी बहस जारी है, लेकिन इसमें वो सिद्धांत भी हैं जो बहुत बड़ी सफलता बन चुके हैं, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत। अरे हाँ, ये तो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक मौलिक अधिकार बन चुका है। सही पकड़ा। ये DPSP से फंडामेंटल राइट बनने का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक सपना जो पहले सरकार के लिए एक लक्ष्य था, वो अब हर बच्चे का कानूनी हक बन गया है। इसी तरह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ताकि न्याय निष्पक्ष हो, पर्यावरण की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सब एक आधुनिक और उदार राष्ट्र की निशानियां हैं। वाह! तो SGL नियम के जरिए हम कितनी आसानी से संविधान के इस विजन को समझ सकते हैं। समाजवाद का आर्थिक न्याय, गांधीवाद का ग्रामीण स्वराज और उदारवाद की आधुनिक सोच। अब एक और उलझन को सुलझाते हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और इन DPSPs के बीच का रिश्ता। दोनों ही नागरिकों के भले के लिए हैं, तो इनमें फर्क क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी से। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स आपकी ढाल है, एक शील्ड। ये आपको राज्य की ताकत से बचाते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, मतलब ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। जैसे राज्य आपसे आपकी बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकता या आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और ये आपकी ढाल मजबूत है क्योंकि ये जस्टिशिएबल है। अगर कोई इस पर हमला करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एक ढाल है, तो फिर DSP क्या है? DSP राज्य की तलवार है, या कहें कि राज्य का मिशन है। ये पॉजिटिव होते हैं। ये राज्यों को बताते हैं कि उसे अपने नागरिकों के लिए क्या क्या करना है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, पर्यावरण को बचाना है, रोजगार के मौके बनाने हैं। ये लक्ष्य हैं, निर्देश है। एक आपको राजनीतिक लोकतंत्र देता है और दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का रास्ता दिखाता है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपको बोलने की आज़ादी, जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वो तो मिल गई, लेकिन अगर आपके पास नौकरी और 2 वक्त की रोटी नहीं है, मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस आज़ादी का क्या मतलब? आपने पूरी बात का सार कह दिया। सच्चा लोकतंत्र तभी है जब ये दोनों साथ चलें। इसीलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। तो अगर इस पूरी बातचीत को हमें कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटना हो, वो कौन सी 5 बातें होंगी जो किसी को भी DSP के बारे में पता होनी ही चाहिए? द बॉटम लाइन क्या है? जरूर। अगर किसी को सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। 1, ये संविधान के पार्ट IV में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। 2, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइड हैं, कानूनी हुक्म नहीं। 3, इनका अंतिम लक्ष्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है। 4, इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
और 5, ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, विरोधी नहीं। एक राजनीतिक न्याय देता है तो दूसरा सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखता है। शानदार। तो आज की चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिर्फ संविधान में लिखी कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं का एक सपना है, एक रोड मैप है और आने वाली पीढ़ियों की सरकारों से किए गए वादे हैं। ये वो आत्मा है जो भारतीय शासन को हमेशा याद दिलाती है कि उसका असली मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि हर नागरिक की भलाई सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, ये सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिससे हर चुनी हुई सरकार को निभाना है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। बताइए। हमने इतनी देर बात की कि ये राज्य के कर्तव्य हैं, सरकार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर ये राज्य के कर्तव्य हैं तो इस सपने को पूरा करने में नागरिकों की क्या भूमिका है? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है या इसमें हर नागरिक का भी कोई योगदान है? राज्य की इन जिम्मेदारियों और नागरिकों के अपने कर्तव्यों के बीच का संतुलन कैसा होना चाहिए, इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।